अब इस जीडीपी को देखकर ही हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक लगा है यानी देश की घरेलू सीमा के भीतर, इसमें ग्रॉस लगा है यानी इसमें डेप्रिसिएशन एड है, घिसावट एड है। जीडीपी क्या बताता है? तो कहना है कि सर जीडीपी बताता है कि उत्पादन कहां हो रहा है। जीडीपी जोड़ देना है एनएफआईए को, एनएफआईए को। अब कहिएगा सर कि एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए, एनएफआईए। ये क्या होता है? तो उत्पादन का सीधा सा मतलब समझिए कि आपने क्या किया, उपयोगिता का अगर निर्माण किया है तो वही उत्पादन है। जैसे हमको गर्मी लग रहा है, पंखा का जरूरत है, तो हवा चाहिए, तो हवा चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अगर आप पंखा बना दिए तो समझ लीजिए आपने उत्पादन कर दिया, आपने प्रोडक्शन कर दिया। नमस्कार साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय और उससे जुड़ी प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। एग्जामिनेशन में यहां से फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है और यहां पर परीक्षक ऐसे सवाल पूछते हैं कि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का वीडियो आपके इस सारे कंफ्यूजन का समाधान लेकर आया है और एग्जामिनेशन में आपका जो 2 से 3 मार्क्स का जो सवाल यहां से पूछे जाने की संभावना होती है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक सभी लोग देखिए और सुमित सर ऑफिशियल के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। साथियों, राष्ट्रीय आय को हम समझें इससे पहले आप लोगों को ये याद रखना होगा कि राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हमें 4 बातें समझनी होंगी। वो 4 बातें क्या क्या हैं? तो कहना है कि सर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले ये 4 चीजें हम लोगों को समझनी आवश्यक है। बिना इस चारों के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे हम राष्ट्रीय आय को सही सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए राष्ट्रीय आय से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो जीडीपी को समझेंगे, जीएनपी को समझेंगे, एनडीपी को समझेंगे और एनएनपी को समझेंगे। देखिएगा यहां पे आप लोगों को 2 शब्द ध्यान में रखना है, डी और एन। ये डी और एन क्या होता है जरा इसको फोकस करिएगा, है ना। हम सब लोग अच्छे से एकदम जीडीपी, एनडीपी वगैरह कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 बात समझते हैं। 2 बातें क्या समझते हैं उसको जरा ध्यान दीजिएगा। 2 बातें क्या है? पहली बात है कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं। डोमेस्टिक और नेशनल कहने का मतलब है कि घरेलू एवं राष्ट्रीय, इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, घरेलू का मतलब होता है, घरेलू जब हम कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे तो इसका मतलब है कि देश की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि देश की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है, सीमा के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है या उत्पादन हो रहा है। अब जरा ध्यान देना है, जब हम कहें कि देश की सीमा के भीतर उत्पादन हो रहा है तो ये उत्पादन कोई भी करे, या तो भारतीय कर सकता है या फिर विदेशी कर सकता है, कोई भी उत्पादन कर सकता है। तो घरेलू का मतलब सीधा है कि देश की घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है उसी को हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेशनल कहने का, राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि जब देश के नागरिकों के द्वारा, जब केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाए, ध्यान से समझिएगा, जब देश के नागरिकों के द्वारा केवल उत्पादन किया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, अगला जो चीज हम समझेंगे वो है हमारा दूसरा नंबर वाला। एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस और नेट, ये दोनों का मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है सकल और नेट का मतलब होता है शुद्ध। और नेट का मतलब क्या होता है? तो कहना है कि सर शुद्ध होता है। देखिए, ग्रॉस जब हम कह रहे हैं, टोटल कह रहे हैं, तो टोटल का मतलब है कि इसमें घिसावट सहित बात होती है, इसमें घिसावट जोड़ा जाता है, घिसावट जोड़ा जाता है या शामिल होता है। लेकिन जब हम शुद्ध इनकम की बात करते हैं तो इसमें से क्या किया जाता है?
तो घिसावट को, डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है? तो कहना है कि सर घटाया जाता है। ये दोनों बात बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये दोनों बात अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जीडीपी क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहला जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फोकस कीजिएगा हमारी बात पर। यहां ग्रॉस शब्द लगा है, डोमेस्टिक लगा है। अभी हम ग्रॉस और डोमेस्टिक का अर्थ आपको बताए थे। डोमेस्टिक का मतलब हो गया कि उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है, और यह उत्पादन चाहे विदेशी करे या हमारे देश के नागरिक करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी में सीधा यह देखा जाता है कि उत्पादन कहां हो रहा है, तो हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। दूसरा है ग्रॉस। जब इसमें ग्रॉस लगा है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया गया है, और जैसे ही इस ग्रॉस से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे तो शुद्ध निकल जाएगा। तो जीडीपी का जो डेफिनेशन है, जीडीपी का डेफिनेशन साफ साफ है। क्या डेफिनेशन है? तो कहना है एक वित्तीय वर्ष में आप सबको पता है कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीडीपी का डेफिनेशन है कि एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर, याद रखिएगा क्या कहना है? घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? तो कहेंगे कि सर जीडीपी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब होता है कि उसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। जैसे ही हम ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो वो शुद्ध निकल जाएगा। ये हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। कहने का मतलब है कि हम अपने घर के भीतर, अपने घरेलू सीमा के भीतर, ठीक ना, कितना उत्पादन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जब हम आपसे जीडीपी को डिफाइन करने के लिए कहें तो कहना है किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, जीडीपी को फिर से डिफाइन कर रहे हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब जरा देखिएगा, ये जो जीडीपी है, जीडीपी यह बताता है कि उत्पादन जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, ये कहां हो रहा है, यही बात बताता है। तो उत्पादन कहां हो रहा है? तो देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। अब एक बात बताइए, हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर देशी लोग भी रह रहे हैं, हमारे देश के नागरिक भी रह रहे हैं, और विदेश के भी लोग रह रहे हैं। दोनों यहां आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, दोनों आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। तो जीडीपी में हम ये नहीं देखते कि नागरिक है या गैर नागरिक है। हम जीडीपी में सिर्फ इस बात को देखते हैं कि उत्पादन कहां हो रहा है। तो उत्पादन हमारे देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है, इसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें घरेलू सीमा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? डोमेस्टिक बाउंड्री की चर्चा है, घरेलू सीमा की चर्चा है। तो घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या आएगा मेरे साथियों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, घरेलू सीमा में सबसे पहले आता है कि भारत का जितना भी भूभाग है उसको हम भारत का घरेलू सीमा कहेंगे। भारत का भूभाग कितना है? तो कहिएगा सर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये भारत का क्या है? तो भूभाग है, अपना ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अपना भौगोलिक प्रदेश है।
इसके अलावे याद रखिएगा कि भारत का जो है कई जहाज, कई शिप हैं जो अलग अलग देशों में अभी यात्रा कर रहे होंगे, तो वो भी भारत का क्या है, तो कहना है घरेलू सीमा है। वहां पर जो भी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, उन आर्थिक गतिविधियों को हम भारत की घरेलू सीमा में ही जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है या जानते भी हैं कि हमारे देश के नागरिक कई अन्य देशों में रहते हैं, है ना, और उन देशों में जो नागरिक रहते हैं वहां के नागरिकों की जो सारी समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए वहां पर क्या बनाया जाता है, तो हमारे देश का एक राजदूत बनाया जाता है, एक एम्बेसी खोला जाता है। बात समझ में आ रही है? और उस एम्बेसी से होने वाली जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सब हमारे देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश के जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान हैं जो अन्य देशों में खोले गए हैं, वहां पर होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सब भारत की घरेलू सीमा में गिनी जाती है। ये बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? किसी को कोई दिक्कत है? तो घरेलू सीमा भारत की क्या है, ये कहीं कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझिएगा, एक चीज है अंतिम वस्तु एवं सेवा। अंतिम वस्तु एवं सेवा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बाबू फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या है? तो कहना है कि सर फाइनल गुड्स कहने का मतलब होता है कि वैसी वस्तु एवं सेवा जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार होती है ना? क्या कहना है? तो कहना है कि सर अंतिम वस्तु एवं सेवा का सेवा का मतलब होता है, अंतिम वस्तु एवं सेवा का मतलब होता है कि जो वस्तु एवं सेवा अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए तैयार होती है उसे ही हम अंतिम वस्तु कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि बुलेट एक बाइक है ना, बुलेट बाइक की हम बात करते हैं, तो जो बुलेट बाइक है, ये बुलेट बाइक में पहिया है, इंजन है, उसमें और भी कई सारे पार्ट पुर्जे लगे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मान लिया जाए कि उसका टायर बन गया, फिर इंजन बन गया, फिर उसमें बैटरी लग गया, तो ये सब का उत्पादन तो हुआ, बैटरी का उत्पादन हुआ, टायर का उत्पादन हुआ, उसमें जो इंजन है उसका उत्पादन हुआ। तो क्या ये फाइनल गुड्स है? कहिएगा नहीं सर, ये फाइनल गुड्स नहीं है। जब तक हम इन सभी को मिलाकर अच्छे से पूरा इंजन एकदम पूरा फाइनल उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए हम जब तक इसको प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर देते हैं, तब तक इसको अंतिम वस्तु के रूप में हम गिनने का काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लिया जाए कि ब्रेड है, मान लिया जाए किसान 10 रुपये में क्या करता है, तो अपना गेहूं बेचता है। अब इस गेहूं से चक्की वाला क्या करता है, तो आटा बनाता है और इस आटे को वो बेकरी वाले को बेच देता है। अब बेकरी वाले को बेच दिया, अब बेकरी वाले ने फिर इसको क्या किया, तो इसको ब्रेड बनाने का काम किया। तो फाइनली जो ब्रेड है ये अंतिम रूप से ग्राहकों के पास, उपभोक्ताओं के पास जब पहुंचेगा तब हम उसको कहेंगे कि ये अंतिम वस्तु एवं सेवा है। ये नहीं कि हम गेहूं को अंतिम वस्तु और सेवा नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अंतिम वस्तु और सेवा का सीधा सा मतलब है कि वैसा प्रोडक्ट, वैसा वस्तु एवं सेवा जो ग्राहकों के उपभोग के लिए अंतिम रूप से तैयार हो जाए। एकदम उसको लीजिए और उसका यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई तो पूरा जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। जीडीपी का सीधा सा मतलब हो गया, जीडीपी का सीधा सा मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों, क्या हो गया? कहना है कि जीडीपी का सर फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब इस जीडीपी को देखकर ही हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। इसमें डोमेस्टिक लगा है यानी देश की घरेलू सीमा के भीतर, इसमें ग्रॉस लगा है यानी इसमें डेप्रिसिएशन एड है, घिसावट एड है। अभी हम आगे बताएंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको परिभाषित देखिए कैसे करेंगे। डोमेस्टिक लगा हुआ है तो कहना है किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर जीडीपी कहते हैं। यहां किसी को कोई दिक्कत है? जीडीपी क्या बताता है? तो कहना है कि सर जीडीपी बताता है कि उत्पादन कहां हो रहा है। जीडीपी क्या बताता है? कि उत्पादन कहां हो रहा है। तो जीडीपी
के अकॉर्डिंग उत्पादन कहां हो रहा है? तो कहना है कि सर देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। कहां हो रहा है? तो देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। घरेलू सीमा क्या है ये बता दिए, अंतिम वस्तु और सेवा क्या है ये भी बता दिए। और यदि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू आपका, तो अब जीडीपी में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा अगला कंसेप्ट है जीएनपी। एकदम फोकस करिएगा हमारी बात पे। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि नेशनल शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, यानी राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रॉस का मतलब है सकल। जब सकल है तो इसका मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। नेशनल है यानी इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जीएनपी का फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय होने का मतलब है कि उत्पादन जो होगा ये केवल राष्ट्र के नागरिकों का गिना जाएगा। केवल राष्ट्र के नागरिकों द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा उसी उत्पादन को हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? हम केवल उसी को काउंट करेंगे जो हमारे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। अब जरा देखिएगा, इसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहना है कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा, नागरिकों को क्यों कह रहे हैं? किसी देश के नागरिकों द्वारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? तो कहना है कि सर राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हुआ है, और राष्ट्रीय का मतलब होता है कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा। तो किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखिएगा वित्तीय वर्ष अभी बताएं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं साथियों? तो कहेंगे जीएनपी। क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत? क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे। फिर से समझिए एक बार, एकदम हमारे बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें नेशनल लगा हुआ है, तो नेशनल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि अपने देश का नागरिक होगा सिर्फ, है ना। नेशनल जहां लग गया तो कहेंगे अपने देश का नागरिक हो गया, और डोमेस्टिक लग गया तो अपने देश के घरेलू सीमा में हो गया। देखिएगा तो कहेगा इसका परिभाषा क्या होगा सर? जीएनपी को देख के इसका परिभाषा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? राष्ट्रीय लगा हुआ है ना, तो कहेंगे किसी देश के नागरिक के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीएनपी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? जीडीपी में क्या होता था? उसमें डोमेस्टिक लगा हुआ था, तो डोमेस्टिक लगा हुआ था तो क्या कहते थे? किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर, है ना, किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन यहां राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग है, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा, है ना, किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। जीडीपी बताता था कि उत्पादन कहां हो रहा है, और जीएनपी क्या बताएगा कि उत्पादन कौन कर रहा है। यह क्या बताता है कि उत्पादन कौन कर रहा है। तो उत्पादन कौन कर रहा है जी? तो कहिएगा सर हमारे देश के नागरिक कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो केवल नागरिकों की बात हो रही है, यहां हमारे देश के नागरिकों की बात हो रही है। जीडीपी बताता था क्या कि उत्पादन कहां हो रहा है, तो उत्पादन देश की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है। और यहां क्या कहेगा कि उत्पादन कौन कर रहा है, तो कहिएगा देश का नागरिक कर रहा है। अब एगो बात बताइए, हमारे देश के जो नागरिक हैं तो हमारे देश में रहते ही हैं, भारत में ही नहीं रहते हैं जी। भारत में हमारे देश के नागरिक रहते हैं, लेकिन इसके अलावे हमारे देश के नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। जानते हैं कि नहीं? भारत का नागरिक, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां भारत का नागरिक नहीं पहुंचा हुआ है। तो अब एक बात बताइए, भारत का नागरिक अलग अलग देश में है तो वहां किस लिए गया है?
वहां किस लिए गया है भारत का नागरिक जी? तो वहां भारत का नागरिक वहां भी कोई न किसी न किसी उत्पादन की प्रक्रिया में लगा होगा, वहां काम कर रहा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मजदूर होगा, कोई सेवा दे रहा होगा, अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहा होगा, तो अपनी सेवा दे रहा होगा, उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न होगा, आर्थिक गतिविधि कर रहा होगा। तो जब वो आर्थिक गतिविधि कर रहा है हमारे देश का नागरिक, तो वहां से पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा? तो वहां पर हमारे देश के नागरिक जो अलग अलग देशों में उत्पादन कर रहे हैं, उसका मौद्रिक मूल्य हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे। तो जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है? अब जरा यहां पर देखिएगा, देखिए जीएनपी और जीडीपी में देखिए मुख्य रूप से क्या फर्क है। जीडीपी कहता है कि देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए, और जीएनपी कहता है कि हमारे राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए। अब जीडीपी और जीएनपी में कैसा संबंध है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें अंतर क्या है जरा वो देखिएगा। देखिए जीडीपी अगर दिया हो और जीएनपी आपको निकालने के लिए कहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कहना है कि सर देखिए, यदि जीएनपी निकालना हो, तो जीएनपी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जीडीपी जो है, इस जीडीपी में क्या करेंगे? तो घटाएंगे। क्या घटाएंगे? तो इस जीडीपी में घटा देना है, सॉरी जोड़ देना है एनएफआईए को। अब कहिएगा सर ये एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर आ गए, एनएफआईए, ये क्या होता है ना? एनएफआईए का मतलब क्या है, ये हमको तो पता नहीं है, पढ़े नहीं किए हैं। तो देखो बाबू, एनएफआईए का मतलब होता है कि नेट, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है? तो कहना है कि सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसका मतलब क्या हुआ? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। एकदम ध्यान से समझना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। कहिएगा सर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का क्या मतलब हुआ? तो इसको ऐसे समझिए, मान लिया जाए विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निकालना है, एनएफआईए निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो कहना है कि भारतीयों द्वारा उत्पादित सेवा एवं वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य, उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य माइनस कर देना है। इसमें क्या माइनस करना है? तो विदेशियों द्वारा अर्जित आय, ठीक है, इसी को कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए कैसे। मान लिया जाए कि भारत देश का नागरिक विदेशों में जो रह रहा है, वो विदेशों से कितना आय अर्जित करता है? तो विदेशों से मान लो कि अर्जित आय इसका कितना है? तो 150 रुपया है। कितना है? 150 रुपया। जितना भी भारत का नागरिक है, ये विदेशों से कितना पैसा कमा रहा है? तो 150 रुपया कमा रहा है, हमारे भारत के नागरिक सभी मिलकर। और भारत में जो विदेशी काम कर रहे हैं, भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, यानी जितने भी विदेशी भारत में रह रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं ये देखेंगे। तो मान लीजिए कि भारत में जो विदेशी रह रहे हैं, वो भारत से 200 रुपया कमाकर जा रहे हैं। 200 रुपया क्या कर रहे हैं? कमाकर जा रहे हैं। यदि 200 रुपया कमाकर जा रहे हैं, तो एनएफआईए कितना हो जाएगा? एनएफआईए कितना हो जाएगा साथियों? तो कहना है कि हम इसमें क्या करेंगे? तो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी से अर्जित आय 150 रुपया, इसमें माइनस कर देंगे भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। तो विदेशी भारत से कितना कमाया? 200 रुपया। हम कै रुपया माइनस में गए? 50 रुपया हम माइनस में गए। अब जब हम 50 रुपया माइनस में चले गए, तो इसको किस में से घटाएंगे? तो जीडीपी में घटाएंगे, है ना? किस में घटाएंगे? तो जीडीपी में क्या करेंगे? 50 रुपया घटा देंगे, तो यही निकल जाएगा हमारा जीएनपी। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो गया?
जीडीपी प्लस NFIA। मान लिया जाए कि जीडीपी 200 रुपया है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हमारा -50 रुपया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हमको टोटल जीडीपी हमारा कितना निकला, तो कहना है कि सर 150 रुपये। जीएनपी कितना निकला, तो 150 रुपया निकल गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है, ठीक ना। क्या हो सकता है, तो कहना है कि सर ये जो जीडीपी है ये जीडीपी जीएनपी के बराबर भी हो सकता है, ये जीडीपी जो है ये जीएनपी से बड़ा भी हो सकता है, जीडीपी जो है ये जीएनपी से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, और ये जीडीपी जीएनपी से छोटा भी हो सकता है। कहिएगा सर कैसे, जरा एग्जांपल से हमको बताइए, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, यदि जीएनपी और जीडीपी, यदि हमको विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है NFIA है, ये हमको 0 निकल गया, यानी जब 0 निकल गया, कहने का मतलब है कि विदेशियों द्वारा जो प्राप्त है वो भी 0 और भारतीयों द्वारा जो प्राप्त है वो भी 0 निकल गया। यानी मान लिया जाए कि 100 रुपया हम विदेशियों से कमाए और भारत में विदेशी भी 100 रुपया कमा गया, तो NFI 0 निकल गया। तो जब NFIA 0 हो जाएगा तो जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि यदि हमारा NFAIA जो है ये हमारा पॉजिटिव निकल गया, मान लीजिए पॉजिटिव निकल गया, कहने का मतलब है कि हमने विदेशों से ज्यादा पैसे कमाए हैं, विदेशियों द्वारा अर्जित आय से ज्यादा हमारे पास पैसा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर जीएनपी क्या हो जाएगा, तो यहां पर जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा, जीएनपी जीडीपी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और लेकिन यदि हमारा NFIA माइनस में चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो जीएनपी जीडीपी से छोटा हो जाएगा, जीएनपी क्या हो जाएगा, जीडीपी से छोटा हो जाएगा। इतना बात बोलिए अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत है, मामला एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जीडीपी और जीएनपी को अच्छे तरीके से अगर जब समझ लिए तो अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं एनडीपी। क्या कहते हैं इस बाबू, तो एनडीपी कहते हैं। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कहना है कि सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं साथियों, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखिएगा इसमें हम आपको बताए थे डोमेस्टिक जैसे ही लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक लगने का मतलब है कि अपने देश की घरेलू सीमा के भीतर की बात कर रही है। यानी हम एनडीपी निकालने के लिए घरेलू सीमा किस में लगता है, तो जीडीपी में लगता है, तो तुरंत जीडीपी को पकड़ेंगे, है ना। और जीडीपी का मतलब होता है कुल यानी ग्रॉस, तो ग्रॉस से शुद्ध अगर निकालना है तो हम पहले ही बताए थे कि ग्रॉस से नेट निकालने के लिए, सकल से शुद्ध निकालने के लिए उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो घिसावट को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, घिसावट को माइनस कर देंगे। अब कहिएगा सर घिसावट या डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको पहले बताइए। देखो बाबू, डेप्रिसिएशन का सीधा सा मतलब है कि जैसे मान लो हम कोई बड़ा मशीन खरीद के लाए, 2 लाख रुपया में मशीन खरीद के लाए। अब 2 लाख का ये मशीन जो है हम 1-2 साल यूज करेंगे तो उसका कीमत 2 लाख रहेगा, 2 साल बाद उसका कीमत घट के 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो 50,000 उसके जो कीमत में कमी आया ना, यही कमी को हम लोग क्या कहते हैं, तो घिसावट कहते हैं। इसी कमी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अरे आप एक छोटा सा जो बाइक खरीदते हैं, 1.5 लाख रुपया में बाइक खरीदते हैं, 1 साल 2 साल चलाते हैं, उसी बाइक का कीमत आधा हो जाता है, यानी उसमें घिसावट 50% हो गया। तो ये जो घिसावट होता है, तो जीडीपी में से जब हम घिसावट को माइनस कर देते हैं तो इसी से निकल जाता है हमारा एनडीपी। क्या निकल जाता है, तो एनडीपी निकल जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक एग्जाम्पल से समझो कि माना कि भारत का जो जीडीपी है, भारत का जीडीपी मान लो 3 लाख करोड़ है। कितना है बाबू, तो 3 लाख करोड़ है। भारत का जीडीपी कितना हुआ, 3 लाख करोड़ है मान लिया जाए। अब इसमें से घिसावट जो है, डेप्रिसिएशन जो है, वो है मान लो 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ सॉरी, घिसावट जो है ये है मान लो 1 लाख करोड़ रुपया। कितना है, 1 लाख करोड़ रुपया है।
अब हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें एनडीपी कितना निकलेगा था, तो कहिएगा सर एनडीपी निकालने का फॉर्मूला है कि जीडीपी में से घिसावट घटा देंगे। तो जीडीपी 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ में घिसावट 1 करोड़ है, इसको घटा देंगे तो 2 लाख करोड़ रुपया हमारा क्या निकल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल गया। यहां तक बोलो किसी को कोई दिक्कत? एनडीपी बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है एनडीपी समझने में? आगे बढ़ें, अगला देखिए, एनडीपी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बाबू एनएनपी। क्या आता है? तो कहना है कि सर एनएनपी आता है। एनएनपी का मतलब क्या होता है? तो एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब, तो कहना है कि सर नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या बाबू मतलब हो गया? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। कहिएगा सर ये राष्ट्रीय वाला जो कॉन्सेप्ट था किसमें था? तो जीएनपी में था, है ना। राष्ट्रीय वाला जो बात था किसमें था? जीडीपी में था राष्ट्रीय वाला बात? नहीं ना था, किसमें था? जीएनपी में था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में था। तो जीएनपी को एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी को पकड़िए पहले। जीएनपी में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ये जी है बाबू, यानी ग्रॉस है, ग्रॉस से हमको नेट निकालना है, सकल से शुद्ध निकालना है, यानी कुल से हमको शुद्ध निकालना है कि हमको शुद्ध रूप से कितना प्रॉफिट हुआ। तो कुल में से माइनस कर देंगे क्या? जो खर्चा बर्चा हुआ, जो घिसावट उसावट हुआ, उसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे? घिसावट को यानी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा क्या? एनएनपी। एक एग्जांपल से समझिए, मान लिया जाए भारत का जीएनपी 345 लाख करोड़ है। भारत का जीएनपी कितना हो गया बाबू? 345 लाख करोड़ है, ठीक। और घिसावट इसमें कितना है? तो कहना है कि सर 45 लाख करोड़ इसमें घिसावट है। 45 लाख करोड़ घिसावट है। तो बताइए कि एनएनपी कितना होगा? तो आप तुरंत कहिएगा सर एनएनपी निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है? तो जीएनपी में से घिसावट को माइनस करेंगे। तो जीएनपी 345 लाख करोड़ है, तो इसमें 45 लाख करोड़ को माइनस कीजिए, यानी 300 लाख करोड़ जो है ये भारत का एनएनपी निकल गया। ये क्या निकल गया? भारत का एनएनपी निकल गया, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल गया। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये चारों बताइए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, है ना। ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं? सब लोग एक बार चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अगर ये चारों कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब 2 बात और हम आपको सिखाएंगे, उसको जरा सीखिए। देखिए, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है बाबू फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट कॉस्ट। क्या कहते हैं? मार्केट कॉस्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से समझना है। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं साधन लागत। क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर इसको हम कहते हैं साधन लागत, साधन लागत। और मार्केट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? तो कहना है कि सर बाजार लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार लागत कहते हैं। एकदम आराम से समझिएगा चीजों को। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत। हम आपको बता दें कि उत्पादन जो होता है प्यारे साथियों, उत्पादन का मतलब क्या होता है? कोई जानते हैं उत्पादन का मतलब क्या होता है? यह भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए, है ना। उत्पादन का मतलब क्या होता है? उपभोग का मतलब क्या होता है? वितरण का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन का मतलब होता है कि उपयोगिता का सृजन करना। क्या होता है प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब कहिएगा सर ये उपयोगिता क्या है? अरे बाबू, उपयोगिता का सीधा सा अर्थ समझो कि किसी भी वस्तु या सेवा में, फिर से सुनो बात, उपयोगिता यानी यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या सेवा में मानवों की इच्छा को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रोटी लेते हैं, है ना। ये रोटी के अंदर क्या उपयोगिता है जी? तो कहिएगा सर भूख मिटाने की उपयोगिता है। ये मानवों के अंदर जो भूख है उस भूख को मिटाने की जो उपयोगिता है किसमें है? तो ये रोटी में है। बात समझ में आ रहा है?
तो उत्पादन का सीधा सा मतलब समझिए कि आपने क्या किया, उपयोगिता का अगर निर्माण किया है तो वही उत्पादन है। जैसे हमको गर्मी लग रहा है, पंखा का जरूरत है, तो हवा चाहिए, तो हवा चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अगर आप पंखा बना दिए तो समझ लीजिए आपने उत्पादन कर दिया, आपने प्रोडक्शन कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? इसी को कहते हैं उत्पादन। अब जरा एक प्रश्न उठता है कि सर उपभोग क्या है फिर? तो उपभोग का मतलब कुछ नहीं, यहां उपयोगिता का निर्माण हो रहा है ना, यहां उपयोगिता का विनाश हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा बाबू? तो कहना है कि सर उपयोगिता का नाश करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जैसे देखिए, मान लिया जाए एक रोटी है, एकदम 100% टुकड़ा है अभी, तो इसके अंदर अभी एकदम उपयोगिता पूरा भरा पड़ा है। हमने इसके आधे भाग को खा लिया, आधे भाग को खा लिया, तब इसकी उपयोगिता क्या होगी? 50% घटेगी कि नहीं घटेगी? तो कहिएगा हाँ सर घट जाएगी, ठीक ना? तो हमने इसकी उपयोगिता का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, ठीक ना, जो लंबे समय का उपभोग करने के बाद उसका विनाश होता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो तत्काल ही उपभोग करने से उसका नाश हो जाता है। तो उत्पादन का मतलब उपयोगिता का सृजन, और उपभोग का मतलब होता है उपयोगिता का विनाश। ये बात बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उत्पादन और उपभोग का कंसेप्ट क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए जरा यहां पे हमारा मकसद क्या है वो समझिए। उत्पादन, देखिए यहां पे जो साधन लागत की बात हो रही है, आपको हम बता दें साधन का मतलब क्या होता है। साधन का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, इसी को हम लोग साधन कहते हैं, इसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधन की चर्चा हो रही है। तो उत्पादन के साधन की यदि चर्चा हो रही है मेरे प्यारे साथियों, तो ये उत्पादन के साधन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है भूमि, दूसरा होता है बाबू श्रम, तीसरा होता है जिसको हम लोग पूंजी कहते हैं, और चौथा जो होता है उसको हम लोग उद्यमशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो उद्यमशीलता कहते हैं। ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है हमको साधन लागत यानी उत्पादन के साधन के रूप में, ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, भूमि जब हम किसी को देते हैं तो इसके बदले में हमको क्या मिलता है? तो रेंट मिलता है ना? क्या मिलता है? रेंट मिलता है सर, लगान मिलता है। जब हम श्रम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है प्रतिफल में। श्रम करने के बाद क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है। और पूंजी जब हम अपना लगाते हैं या किसी को देते हैं तो उस पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना? क्या मिलता है साथियों? ब्याज मिलता है। और उद्यमशीलता करते हैं तो लाभ कमाते हैं। क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं प्रतिफल में। तो उत्पादन के ये जो चारों साधन हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको साधन लागत में कैसे प्रयोग में लाते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमने एक फैक्ट्री लगाए हुए है, ठीक, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लिया जाए हम बिस्किट बनाने का, है ना? क्या कर रहे हैं? बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है हमारी। अब हम बिस्किट का उत्पादन करेंगे तो इस उत्पादन में 4 चीजें संलग्न है उत्पादन के साधन के रूप में। हमको भाई जमीन चाहिए कि नहीं फैक्ट्री लगाने के लिए, और जमीन जब चाहिए तो हमको रेंट देना होगा। रेंट देना होगा कि नहीं देना होगा? ध्यान से समझिए। और जो वहां मजदूर काम करेगा उस मजदूर को मजदूरी देना होगा। जो पूंजी हम लिए हुए हैं, जो पूंजी हम लगाए हुए हैं इस फैक्ट्री में, मशीन खरीदे, है ना, जो मजदूरों को वेतन देते हैं, इन सब चीजों के लिए जो पूंजी चाहिए, पूंजी के बदले में हमको ब्याज देना पड़ेगा। और उद्यमशीलता, ये सब चीज करने के बाद जो हम अपना मजदूरी लगा रहे हैं, हम उसमें अपना जोखिम उठा रहे हैं, उस जोखिम के प्रतिफल में हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि हमने किसी वस्तु का, एक बिस्किट के पैकेट के उत्पादन करने के क्रम में 2 रुपया हम जमीन का रेंट दिए, 2 रुपया हमने मजदूरी दिया, 1 रुपया ब्याज दिया, और 2 रुपया अपना प्रॉफिट शामिल किया। तो इस वस्तु का साधन लागत कितना हो गया? इस वस्तु को उत्पादित करने में कितना हमको खर्च लगा टोटल? तो 2 4 रुपया, 4 2 6 1 7 रुपया, यानी एक बिस्किट के पैकेट का साधन लागत कितना है? तो 7 रुपया है। बात समझ में आ गया ना? अब देखिए, साधन लागत जो होता है, ये फैक्ट्री के भीतर जो वस्तु का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, उसी उत्पादन के मूल्य को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला चीज देखिएगा जिसको हम कहते हैं बाजार मूल्य या मार्केट कॉस्ट।
7 रुपया में ये बिस्किट फैक्ट्री से बनकर निकल गया। जैसे ही ये फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, जैसे ही ये फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, वहां पे कस्टम ड्यूटी वाला अधिकारी खड़ा होगा सरकार का, कहेगा रुको रुको भाई, तुमने प्रोडक्शन किया है, तुमने उत्पादन किया है, क्या हमको टैक्स दिया? नहीं दिया तो टैक्स दो। तो यहां पर तुरंत एकदम जीएसटी का डिमांड हो जाएगा, है ना? क्या डिमांड हो जाएगा? जीएसटी का डिमांड हो जाएगा। कहेगा भैया जीएसटी दीजिए, तो कहा ठीक है 2 रुपया हम जीएसटी दे देते हैं, 7 दूँ 9 रुपया हो गया, है ना? 7 दूँ 9 रुपया हो गया। अब मान लिया जाए कि इस 2 रुपये पे, इस जीएसटी पे, या सरकार इस फैक्ट्री का उत्पादन करवाने में, खुलवाने में इसको 50 पैसा का सब्सिडी देता है, सरकारी सहायता देता है। मान लीजिए 50 पैसे का सरकारी सहायता देता है, तो 50 रुपये का सरकारी, 50 पैसे का सरकारी सहायता देता है, तो इस 9 रुपया में 50 पैसा घटा देंगे तो 8.5 रुपया हो गया। क्या हो गया? 8.5 रुपया हो गया। अब जब ये बाजार में बिका तो 7 रुपया वाला सामान बाजार में कितना बिका? 8.5 रुपया में बिका। कितना में बिका बाबू? तो 8.5 रुपया में बिका। 7 रुपया में फैक्ट्री में उत्पादन हुआ, लेकिन इसमें टैक्स जुट के और सब्सिडी घट के अंतिम रूप से वस्तु का जो कीमत है 8.5 रुपया हो गया। तो 8.5 रुपया मार्केट कॉस्ट हो गया और 7 रुपया इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में बस यही अंतर होता है। सीधी सी बात समझिए कि बाजार मूल्य जो होगा वो फैक्टर मूल्य से ज्यादा होगा, फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बाजार मूल्य में क्या जुटा रहता है? टैक्स लगा रहता है, अप्रत्यक्ष कर लगा रहता है, जीएसटी लगा रहता है, और उसमें से सब्सिडी को घटा देते हैं जब, तब निकल जाता है मार्केट कॉस्ट। अब जरा एक उदाहरण देखिएगा। मान लिया जाए एक पेन का कीमत, एक पेन का बाजार मूल्य, एक पेन का बाजार मूल्य 10 रुपया है। क्या है? 10 रुपया है। आपको क्या करना है? आपको इसका साधन मूल्य निकालना है, साधन लागत निकालना है। यदि जीएसटी यानी टैक्स और प्रत्यक्ष कर, जीएसटी 1 रुपया है और सरकार द्वारा दिया गया सब्सिडी यानी सरकारी सहायता, सब्सिडी 20 पैसा है, 20 पैसा है। तो क्या करिए? तो निकालिए भैया, क्या निकालना है? साधन लागत निकालना है इस वस्तु का। तो कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में क्या होगा? तो बाजार मूल्य में जब हम क्या करेंगे तो घटाएंगे। क्या घटाएंगे? तो बाजार मूल्य में घटाना है सबसे पहले आपको जीएसटी को घटा देंगे, और सब्सिडी क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो सब्सिडी को इसमें जोड़ दिए, जो सरकार से सहायता मिला उसको जोड़ देंगे। तो बाजार मूल्य कितना है? 10 रुपया, जीएसटी 1 रुपया और 20 पैसा इसमें क्या हो गया? तो 20 पैसा मिल गया सब्सिडी। अब इसका देखिए एक्चुअल कीमत निकल जाएगा, साधन लागत निकल जाएगा, यानी 9 रुपया 20 पैसा। 9 रुपया 20 पैसा इसका क्या है? साधन लागत है, फैक्टर प्राइस है। क्लियर है? यानी फॉर्मूला क्या हो गया साधन लागत का? तो कहना है कि साधन लागत निकालने का फॉर्मूला सीधा सा है कि बाजार लागत यानी मार्केट प्राइस में से क्या करना है? अप्रत्यक्ष कर को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ देना है, ठीक उसका उल्टा जब आपको बाजार लागत निकालना है तो क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर कॉस्ट होगा इसमें से अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। अप्रत्यक्ष कर को क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। तो इससे जो निकल जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे बाजार लागत। बोलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कोई दिक्कत है? मामला एकदम समझ में आ गया? अब जब मामला पूरी तरह से समझ में आ गया तो अब हम जब आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा यहां सब लोग। हम जब आपसे कहेंगे कि जीडीपी है, जीडीपी इसको निकालो भैया, किस चीज पर? मार्केट प्राइस पर जीडीपी निकालना है। तो जीडीपी जब मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या करेंगे तो इसमें जीएसटी जोड़ देंगे यानी अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे क्या, सरकार के द्वारा मिलने वाला सब्सिडी। तो जीडीपी निकल जाएगा किस पर, मार्केट प्राइस पर। कोई दिक्कत, जीडीपी क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस पर निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कहें कि आप जीएनपी निकालो मार्केट प्राइस पर, तो जीएनपी मार्केट प्राइस पर जब हम निकालने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना है, तो कहना है कि सर जीएनपी पहले निकालेंगे हम फैक्टर प्राइस पर, फैक्टर प्राइस पर जो जीएनपी होगा उसमें से अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, तो इसी से जो निकल जाएगा हमारा जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एनडीपी जब निकालने की बात हो तो एनडीपी जब मार्केट प्राइस पर आपको निकालने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, तो कहना है कि सर माफ करना, एनडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे और इसमें से अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर जोड़ के इसमें सब्सिडी घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्सिडी घटा देंगे। और फाइनली एक है एनएनपी, एनएनपी जब निकालने के लिए कहे आपसे मार्केट प्राइस पर तो इसमें क्या करना है, तो एनएनपी निकालना है पहले फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के बाद इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ के और माइनस कर देंगे सब्सिडी को, तो निकल जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। यहां तक बोलिए बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बस यही अंतर है। किस चीज का अंतर है, तो अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को। ये अप्रत्यक्ष कर क्या करना है, जब मार्केट प्राइस दिया हो, जब मार्केट प्राइस दिया हो तो हमको जीएसटी निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, तो बात को समझिएगा कि जीडीपी दिया है मार्केट प्राइस पर और हमको क्या करना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, है ना, कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जीएसटी को जोड़ेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो निकल जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी निकालना हो, जीएनपी निकालना हो मार्केट प्राइस, तो सेम वही प्रोसेस, इसी तरह से हम लोग निकालने का काम करते हैं। अब आगे देखिए, अब एक टर्म आता है अंत में, राष्ट्रीय आय। क्या आता है बाबू, तो कहना है कि सर राष्ट्रीय आय आता है। अब हम लोग राष्ट्रीय आय को परिभाषित करेंगे कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। कहिएगा सर राष्ट्रीय आय तो सबसे पहले पता चलना चाहिए, नहीं, राष्ट्रीय आय को सबसे लास्ट में हम क्यों निकाले, क्योंकि अब हम सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस क्या होता है, ये सब क्लियर है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम फाइनली निकालेंगे राष्ट्रीय आय को। देखिए बाबू, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे है ना, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे है, एकदम ध्यान से देखिएगा, जो एनएनपी निकलता है फैक्टर कॉस्ट पे, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब कहिएगा सर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकलेगा, तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा बाबू जब एनएनपी निकालेंगे मार्केट प्राइस पर, और मार्केट प्राइस पर निकालने के पश्चात इसमें घटा देंगे किसको, अप्रत्यक्ष कर को, अप्रत्यक्ष कर को, और घटाने के बाद इसमें जोड़ देंगे सब्सिडी को, तो क्या निकल जाएगा, तो कहिएगा सर तब निकल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर एनएनपी निकल जाएगा, और साधन लागत पर जब एनएनपी निकल जाएगा तो इसी को हम अंतिम रूप से राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय को अब परिभाषित करते हैं कि इसको कैसे हम परिभाषित करें। तो राष्ट्रीय लगा हुआ है इसमें, जब राष्ट्रीय लगा है तो इसका मतलब है कि हमारे देश के नागरिकों की बात हो रही है ना, नागरिकों की बात हो रही है, यानी उत्पादन कौन कर रहा है, हमारे देश का नागरिक कर रहा है। तो बोलना है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा, है ना बाबू, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, क्या कहना है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन मूल्य पर जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा, साधन कीमत पर जो मौद्रिक मूल्य होगा, वही कहलाएगा राष्ट्रीय आय। फिर से समझिए,
फिर से समझिए, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय जहां शब्द लगा हुआ है इसका मतलब है कि उत्पादन हमारे देश का नागरिक करेगा। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कौन से मूल्य पे, तो कहना है कि सर फैक्टर मूल्य पे, है ना, मार्केट मूल्य पर नहीं निकालेंगे। मार्केट मूल्य पर क्यों नहीं निकालेंगे एनएनपी? क्योंकि मार्केट मूल्य पर अगर निकालेंगे तो उसमें शामिल होगा टैक्स ना, टैक्स उसमें शामिल होगा, तो उस टैक्स को हम घटा के शुद्ध निकालते हैं, एकदम एकदम प्योर, ठीक ना। कुल नहीं निकालना है, कुल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कहेगा, ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए कहेगा, तब हम भले इसमें मार्केट प्राइस पे निकाल लेंगे एनएनपी। जब हमको कहे कि आपको राष्ट्रीय आय निकालना है तो हम एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करेंगे। तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के साधन मूल्य पर, फैक्टर कॉस्ट पर जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर है? किताबों में राष्ट्रीय आय की परिभाषा कभी कभी ऐसे भी दे दी जाती है कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। बिल्कुल गलत, यह परिभाषा बिल्कुल गलत है। क्यों साथियों? क्योंकि ये जीएनपी की परिभाषा है, ना कि ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा शुद्ध कब होगी? जब हम कहेंगे कि किसी देश के नागरिकों द्वारा, यानी राष्ट्रीय है तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के साधन मूल्य पर, फैक्टर कॉस्ट पर जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय बराबर सीधा हो जाएगा एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किसी को कोई दिक्कत? ये भी आई है कई बार एग्जामिनेशन में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सब में ये पूछा जाता है कि किसी देश का राष्ट्रीय आय होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कहना है कि सर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होगा इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहां तक बोलिए बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब जरा दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, देखिएगा, यहां पे सब लोग फोकस कीजिएगा। एक होता है बाबू रियल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है बाबू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी एकदम ध्यान से समझिएगा। नॉमिनल जीडीपी इसको कहते हैं नाम मात्र का जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी, और इसको कहते हैं वास्तविक जीडीपी। इसको क्या कहते हैं साथियों? तो वास्तविक जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, और वो अंतर किस चीज का है? तो कहना है कि सर महंगाई का, यानी मुद्रास्फीति का ही अंतर होता है। सिर्फ किसका अंतर होता है? मुद्रास्फीति का अंतर होता है, इन्फ्लेशन का अंतर होता है, महंगाई का अंतर होता है। किसी को कोई दिक्कत है यहां? अब देखिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है। देखिए जब जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट या आधार वर्ष पर की जाती है, आधार वर्ष पर की जाती है, आधार वर्ष पर की जाती है, तो इसे रियल जीडीपी कहते हैं, तो इसे रियल जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब जीडीपी की गणना, याद रखिएगा, जब जीडीपी की गणना मार्केट कॉस्ट पर की जाती है, मार्केट कॉस्ट पर की जाती है, तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं साथियों? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब मार्केट कॉस्ट पर हम जीडीपी की गणना करेंगे तो इसे नॉमिनल जीडीपी करेंगे, और मार्केट कॉस्ट पर जब इसकी गणना करेंगे तो इसमें क्या शामिल होता है? अप्रत्यक्ष कर लगा होता है कि नहीं होता है? इसमें अप्रत्यक्ष कर ऐड होता है, इसीलिए इसकी कीमत महंगी होती है ना। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से क्या होती है? तो ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जब जीडीपी की गणना हम आधार वर्षों को लेकर करेंगे तो उसी को हम रियल जीडीपी कहते हैं, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जब जीडीपी की गणना हम क्या करें तो कहना है कि सर हम करेंगे मार्केट प्राइस पर,
तब उसी को हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसी को हम लोग मार्केट प्राइस को यहाँ हम बाजार मूल्य भी लिख देते हैं कि बाजार मूल्य या बाजार लागत पर जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो रियल जीडीपी है वर्तमान में भारत का जो रियल जीडीपी है ये किसका, इसका आधार वर्ष क्या है? तो कहना है कि सर आधार वर्ष जो है इसका 2011-12 है। कितना है? 2011-12 इस रियल जीडीपी का आधार वर्ष है। यहां तक बोलिए बात सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा एक चीज और सीखते हैं। देखिएगा एक फैक्ट याद रख लीजिएगा, रियल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जो है ये भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रियल जीडीपी के आधार पर जो है भारत कमा अर्थव्यवस्था है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। इसी को हम लोग पीपीपी कहते हैं। पीपीपी कहने का मतलब है कि पीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता। जैसे कि यूएसए का $1 है ना, यूएसए का $1 अगर अमेरिका में लेकर जाइएगा तो वहां आप उससे क्या खरीद पाइएगा? एक प्याज खरीदने में आपको $1 लग जाएगा, यानी 90 रुपया लग जाएगा। लेकिन वही $1 जब भारत में लेकर आइएगा तो आप उससे 2-3 किलो प्याज खरीद लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? यानी यहां पर क्या हो रहा है, भारत में जो सर्वाइविंग, जो यहां पर रहने उन्हें खाने पीने वगैरह का जो खर्च है वो बहुत कम है, अमेरिका में वो बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए दुनिया में पीपीपी के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये तीसरे नंबर पर आ जाती है। ठीक ना? रियल जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में जाइएगा ना जी तो आपको बाल दाढ़ी बनवाने में लग जाएगा 2-3 हजार रुपया खर्चा, और वही 30 रुपया में आप भारत में बाल दाढ़ी बनवा लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? ये अंतर है। तो ये अंतर क्यों है? तो ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कारण। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे एक होता है बाबू जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच के अंतर को मापने का काम करता है, बीच के जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है उसको नापने का काम करता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से क्या किया जाता है? तो कहना है कि सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो इससे जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये ज्ञात कर लेगा कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ या कमी हुआ। कोई दिक्कत? अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर से ये चीज निकाल लेते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारा साथियों जिसको हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि हमने जो देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की है उस देश की राष्ट्रीय आय को यहाँ पे लिखना है और उस देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देना है, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देना है। इससे आपका क्या निकल जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे जीवीए का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो उत्पादन माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन किया जाता है वो राष्ट्रीय आय की गणना किन विधियों के आधार पर की जाती है, कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उत्पादन मेथड, व्यय मेथड है ना, और उपभोग मेथड। ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और इसके साथ ही साथ भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रयास किया गया था उसका इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज का पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर हुआ, बहुत बातें हम इसमें आपको बताए। उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझे होंगे। यदि नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो चीजें आसान लगेगी, समझ में आ जाएगी। इस लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी बुक को जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले पार्ट में हम लोग पूरा इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।